सर ये रिकॉर्डिंग ना ऑफ भी कर देगा, ठीक है, मैं रखूँगा, ठीक है। ओके ओके। और चैप्टर बता रहे हैं। चैप्टर अभी बता देते हैं आपको। हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, कुछ याद तो दिलाओ। हमने सेल किया हुआ है, एंजाइम किया हुआ है, एसेलुलर लाइफ किया हुआ है, होमियोस्टेसिस, सर्कुलेंट मूवमेंट और नर्वस कोऑर्डिनेशन किया है। यही किया है अभी तक, और कुछ किया है इसके अलावा? ओके सही है। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, सर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर? हाँ सेकेंड ईयर कर लो तो बेहतर है। अभी जल्दी से आखिरी कुछ क्लासेस होंगी, फिर उसको एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो सेकेंड ईयर में रिप्रोडक्शन या फिर ग्लैंड्स? जल्दी बोलो। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ने का मूड है जिसमें आपका फ़ायदा हो आपको सेकेंड ईयर के लिए, या फिर आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ने का मूड है? सारी सन्नाटे में बैठे हुए भाई। चलो मैं आप लोगों को यहाँ रिप्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ। ओके सर, रिप्रोडक्शन के अंदर ये इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एप्टीट्यूड के अंदर इसके कुछ सवाल मैंडेटरी हैं जो हमें पता है ऑब्वियसली आने ही आने हैं, जिसमें हार्मोन्स रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला टॉपिक होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ओवेरियन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर इसके अलावा कुछ डिफेक्ट्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं फर्टिलिटी रिलेटेड, वो आ जाते हैं, और कुछ और भी चीज़ें, क्योंकि इस चैप्टर में आपको स्ट्रक्चर्स भी बताए जाते हैं और उनके फंक्शंस भी बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये आपसे सवाल पूछता हूँ कि व्हाट आर द बेसिक नीड्स या बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं ये बताइए। अपोजिट जेंडर, वेरी गुड। मतलब कि एक जवाब हो गया हमारे पास कि यहाँ पे इसको होना चाहिए कि सेपरेट सेक्स बॉडीज, ठीक है, ऐसे कह लूँ मैं, यानी कि मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी का सेपरेट होना ज़रूरी है, अपोजिट सेक्स। और क्या होना चाहिए? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? वेरी गुड। मतलब द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, मतलब क्या ज़रूरी है? गैमीटो जेनेसिस ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। और क्या ज़रूरी है? और क्या चीज़ ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए? फर्टिलिटी तो हर रिप्रोडक्शन पे ज़रूरी है, चलो लिख देते ये भी है। मतलब मेजर जो है वो आपके पास यही दो हैं निकली, इसका मतलब है, ठीक है। वो क्या क्या? एक डिफरेंट सेक्स बॉडीज़ का होना ज़रूरी है और दूसरा गैमेटोजेनेसिस का होना ज़रूरी है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर लें गैमेटोजेनेसिस पे। गैमेटोजेनेसिस आपको पता है इसका मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ये कितनी तरह का होता है गैमेटोजेनेसिस? दो टाइप्स का ना। पहला क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लें आप या तो, और दूसरा oogenesis पढ़ लें। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन से ऑर्गन के अंदर होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गन? हाँ जी, मेल गोनेट। मेल गोनेट को क्या बोलते हैं? टेस्टिकल्स एंड टेस्टिस। This process requires a hormone called testosterone. स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स के बनने के अमल को कहते हैं। कहानी की शुरुआत कहाँ पे होती है? यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है जर्म सेल से, जो किस में कन्वर्ट होता है? स्पर्मेटोगोनिया में, जो आगे जाके सेल बनाएगा। और पहला जो बनने वाला सेल होता है, उस पहले सेल को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नेक्स्ट सेल डिवीजन में जाता है तो क्या बनता है वो? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बनाता है? बहुत सारे स्पर्मेटिड्स।
स्पर्मेटिड्स यहाँ पे 4 प्रोड्यूस होते हैं, इनमें से ओनली वन ऑफ देम इज एबल टू गेट अप टू इट्स फंक्शनल एक्टिवेटेड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं कि वो मैच्योर स्पर्म रहता है। इसी तरह यहाँ पे अगर बात करें oogenesis में, so oogenesis is takes place in the female gonad, और फीमेल गोनेड को आप क्या नाम देते हैं? ओवरी, ओवरीज। What is the name of the hormone which influences oogenesis? Estrogen। ये भी कहाँ से शुरू होगा? 2 तरह के सेल होते हैं ना, जर्म सेल और सोमैटिक सेल। फर्क पता है ना दोनों का? सोमैटिक सेल क्या होते हैं? चुप करे सर, चुप 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 चुप। पीछे पीछे, हाँ सोमैटिक सेल। आपसे ही पूछ, आगे आगे, हाँ नहीं पता, शाबाश। सिंपल, ये तो हम बचपन से अब तक इतने बड़े हो गए तो याद होना आना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल सोमैटिक सेल्स की हेयर सेल है, बोन सेल है, मसल सेल है, लिवर सेल है। ये जनरलाइज टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज हो रही है? सोमैटिक सेल्स के लिए, जिनका ताल्लुक रिप्रोडक्टिव मेथड्स के साथ नहीं है, और जर्म सेल्स का मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ ताल्लुक होता है। ठीक है, सो जर्म सेल्स के बाद अगर हम यहाँ बात करें तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं? ओगोनिया के। और ओगोनिया में जो पहली सेल डिवीजन के बाद जो सेल बनता है उसमें 2 तरह के सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। एक बनते हैं हमारे पास, बल्कि यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है पहले, फिर उसके बाद अरे भाई सॉरी यार, अपने ऑटो करेक्ट पे रखो ना यार, क्या हो रोज़ा है भाई। अब यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी oocyte फर्दर डिवाइड होता है किसमें? या तो सेकेंडरी oocyte के अंदर, और उसके दूसरे जो पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोलर बॉडीज क्यों कहते हैं इनको? ये वो पार्ट्स हैं जो कि फंक्शनली इनएक्टिवेटेड होते हैं, इनका कोई रोल नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, और आगे जाके क्या हो जाएंगे? डीजेनरेटेड। ओके, सेकेंडरी oocytes आर फंक्शनली एक्टिव, और इस फंक्शनली एक्टिव होने की वजह से ये आगे जाके मैच्योर एग या फिर ओवा ये इसमें कन्वर्ट होगा। निकल तो नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, इस पेज पे बहुत कुछ हो गया। अरे वाह, ये भी तो तुम लोगों को याद करवाए थे, याद किया था ये क्या? ये सब याद कर लिए थे न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम? घर जाके पढ़ा है, ये झूठ झूठ बोल लो गुनाह मिलेगा यहाँ पे? ये पढ़ा था टॉपिक? फायदा क्या हुआ इतने कचरा मचरा मचाने का? फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ लिया करो ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो। आगे चले, क्या पढ़ना पसंद करेंगे आप लोग? हाँ जी, मैं नहीं, रोज़ मैं ऐसे ही दिखता हूँ, वैसे भी ऐसे ही दिखता हूँ। आज मैं लेट हो गया यार, एक्चुअली मैं बीच में जाना पड़ गया था मुझे एयरपोर्ट, तो वहाँ से भाग वापस आया। क्यों? नहीं, मैं सोच में ही था कि मैं बोल दूं कि भेज दो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पहुंच जाऊंगा जब तक। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आधे घंटे व 1 घंटा तो मिल जाएगा ना मुझे, मसला नहीं। अगर मैं थोड़ा और लेट होता, फ्लाइट डिले होगी, जिन साहब को आना था ना उनसे मुझे मिलना था। खैर, एनीवेज, आइए अब आपको हम पढ़ा देते हैं जल्दी से रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपसे सवालात ज़रूर बनेंगे, और एप्टीट्यूड में क्योंकि ये बेसिक एनाटमी है और हर एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर एनाटमी के सवालात आते हैं,
खासकर आपने देखा होगा पुराने पेपर्स को, तो उसमें सपोर्ट एंड मूवमेंट आपको काफ़ी मिलता होगा। बोन्स के नाम, आपको मूवमेंट्स के नाम, मसल्स के नाम, उसकी डिजीज डिसऑर्डर्स स्केलेटन के, ये सारे एनाटमिकल टॉपिक्स हैं। तो एमडी कैट के अंदर ख़ास तौर से एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये पोर्शंस हैं, इन्हीं से सवालात बनते हैं बायो के। ठीक है, तो आपका हर कोई चैप्टर कोई ना कोई किसी पोर्शन में आता है। जैसे पैथोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं आप बायो से रिलेटेड? नहीं पता? नहीं पता पैथोलॉजी क्या होती है? ये भी नहीं पता? भाई क्या हो गया, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? क्या पागल वागल हो गए हो? पैथोलॉजी तो बता दो। अल्लाह, ये सवालात आ गए फिर। ये भी नहीं आता? ये भी नहीं आता? ये आता है भाई? ये आता है? ये आता है? ये आता है? ये आता है? जी जी जी, मैं यही तो बना रहा था इतनी देर से, जब तो ले रहा है, यही तो बना आया। ये आता है? कहाँ से आए हो तुम लोग? ये आता है? टोपी में? अच्छा, नाम से तो कुछ और लग रहा है। और अब नॉर्मल डेवलपमेंट को क्या बोलते थे? हाँ? मुझे पता है आप लोग जाहिल हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ना बताऊं, मैं आपको बता के भेजूंगा ये चीज़ें। यार मैं नाम भूल गया, एक बड़ा अच्छी एक टर्म है, मतलब इसके आप खुद ही लिखते जाइए, मैं नहीं लिखूंगा, या आपको याद करना है आप याद कर लें। पहले का बताओ, पहले का बता दूं आपको? द स्टडी ऑफ डिजीजेस, द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग, the study of drugs and their chemical reaction between each other। भजन ये लिख रहे हो या ऐसे क्या पागलों की तरह बैठे हुए हो आप लोग? क्या हो गया है? कैसे याद कर रहे हो? ऐसे तो ये मैं 1000 दफ़ा बता दूंगा, आपको याद नहीं होगा। ये सारे सवालात एमडी कैट में बाज़ वक़्त बनते हैं, आपको टर्म्स ही याद नहीं आती होंगी, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? पहला है द स्टडी ऑफ डिजीजेस, दूसरा है द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग, तीसरा है स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ केमिकल एजेंट्स एंड देयर केमिकल रिएक्शंस, जेनेटिक्स आप जानते हैं, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस,
कुछ चीज़ रिपीट करनी है? जेनेटिक्स पता है? द स्टडी ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस। ऑन्कोलॉजी भी आता है आपको? स्टडी ऑफ कैंसर। ये क्या है? लिखा क्या है? ऑर्निथोलॉजी, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ORNITHOLOGY, स्टडी ऑफ बर्ड्स। थायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फिश। Yes, the study of fish. The study of fossils, paleontology. The study of fossils. Topography, the study of the texture of the study of the chemical composition of the soil. The study of the chemical composition of the soil. जी आपको जो याद है वो लिख लो। हो सकता है आप सही है, आप लिख लें। है क्या बोलना? आपको जो याद आ रही है आप लिख लो। मुझे याद नहीं है ना सही से, मैंने जो याद थी वो लिख दी। हो सकता है मैंने गलत लिखी हो। एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। टोपोग्राफी, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। लिख लिया? अच्छा, इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी भी हो गया। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। टेराटोलॉजी, द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। नॉर्मल डेवलपमेंट कौन कौन से हैं? ये पूरा आपकी किताब में मौजूद है ये सब चीज़ें। कौन कौन से बताओ? टेराटोलॉजी की एग्जांपल दे दो। डाउन सिंड्रोम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये सारी इसी की एग्जांपल्स हैं। ये क्या है? ये भी इसी की एग्जांपल है। राइट साइडेड हार्ट, राइट placement of the heart. Heart is centrally placed normally, tilted towards left side, but in some of the individuals, if during developmental processes, if the heart is placed on their right side, so they have a disease called, they have an abnormal condition called dextrocardia, when the heart is placed on right side. ठीक है, चलो कुछ तो आपने काम किया आज। अब हम पढ़ एक्चुअली रहे थे ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारे पास मेल का भी है, फीमेल का भी है। किसका पहले पढ़ना पसंद करेंगे आप? मेल का, फीमेल का? पहले मेल की बॉडी में बात कर लेते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास सबसे पहला सवाल ये है कि सारे के सारे ऑर्गन्स एक्सटर्नल हैं कि इंटरनल हैं, या बोथ ऑफ देम? एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं सारे, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स हैं सारे, या फिर बोथ ऑफ देम? ओके, सो द आंसर इज एक्सटर्नल।
ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए आप कितनी बार फेल हो रहे हैं आप। सेकेंड ईयर में पढ़ा, फेल। एप्टीट्यूड में पढ़ लें, फिर सवाल का जवाब नहीं आया, फिर फेल। एप्टीट्यूड में आएगा, फिर नहीं आ रहा होगा, फिर फेल। तो ये गलत बात है। ऑल दी ऑर्गन्स आर एक्सटर्नली प्लेस्ड, ठीक है। अब वो ऑर्गन्स कौन कौन से किस तरीके से प्लेस्ड हैं, तो आइए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए एक ज़माने में पहले भी बताया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा किसी ज़माने में या वो जब नहीं पढ़ पाए तो अब पढ़ लें। ये आउटर कवरिंग है, दिस इज द पेनिस एंड दिस इज, ये स्क्रोटम है। क्या ये? व्हाट इज स्क्रोटम? Scrotum. How many scrotums do we have in the body of male? 1, 2, 3, 4. कितने स्क्रोटम होते हैं भाई? We have only one scrotum. What is it? बाद में बताते हैं। अच्छा, अंदर वाली जो आपको लेयर नज़र आ रही है ना, बाहर वाला स्क्रोटम है, अंदर वाली लेयर इज कॉल्ड एज टेस्टिस। उसके बाद it is a highly convoluted network of tubules which are continuation of one another, and they continued with each other through the network of tubular vesicles. तो ये हमारे पास जितनी भी ट्यूब्यूलर नेटवर्क हैं, ये सब अलग अलग हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कुछ नाम याद आ रहा है आप लोग? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनटू इट इज बेसिकली कंटिन्यूड इनटू एपिडिडाइमस। क्या फ़र्क है? EPI आ रहा है इसमें। एपी मतलब अबव के होता है। ये वो डक्टल सिस्टम है जो कि टेस्टिस के अपर पोल पे मौजूद होता है। टेस्टिस का अपर पोल है ये, और ये टेस्टिस का लोअर पोल है। लोअर पोल पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेगी। उसके बाद यहाँ आगे जो आपको मिल रही है दैट इज वास डेफरेंस, और उसके बाद आगे हमारे पास ejaculatory duct, और उसके बाद यहाँ पे यूरेथ्रा और फिर पीनस। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि व्हाट इज स्क्रोटम। स्क्रोटम हम कहते हैं कि बेसिकली क्या चीज़ है? इट इज़ अ स्किन फोल्ड, जो कि बेसिकली क्या है? सैक है। इट इनक्लोजेज द टेस्टिस। टेस्टिस आप जानते हैं क्या है? मेल गोनेड है, जिसका काम है सिंपल स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर उसके बाद पेनिस क्या? बेसिकली ये भी एक स्किन फोल्डिंग्स हैं विद हाई नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, हाई कैपिलरी नेटवर्क। इन्हीं कैपिलरीज के अंदर जब कभी ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जो इस स्किन फोल्ड जो इसके अंदर पाई जाती हैं, जब इनके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क जब ज़्यादा तेज़ हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ब्लड का फ्लो यहाँ पे बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्लड जमा होगा, तो इसी पीनस के अंदर इरेक्शन मिलती है। दैट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, इरेक्शन इन द पीनस। इरेक्शन अगर ना हो तो आपने एक डिसऑर्डर पढ़ा है आपकी बुक के अंदर, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग रिलेटेड टू द स्पर्म और स्पर्म फॉर्मेशन और उसकी मेल इनफर्टिलिटी की एक कॉजेस में से। एनीवेज, तो ये वाली जितनी भी चीज़ें मैंने बताई थी, इसको फिर मैंने याद करने का एक आसान तरीका भी आपको बताया था, दैट इज दिस 7। याद है आप लोगों को सबको? तो अगर वो अच्छे से याद है आपको तो आप याद कर सकते हैं। अगर ये सब ठंडी सी होती
और उसमें हम लीमू डाल चुके होते। खैर बाहर वैसे आज ज़्यादा गर्मी है यार, या मुझे लगी पता नहीं। आज है ना, आज ही मैं बाहर निकला हूँ इतना अर्से बाद। वैसे इतना ज़्यादा टाइम के लिए ऐसे क्लास टू क्लास घूमते हैं। नॉर्मल दिनों में हॉस्पिटल में होते हैं, इस टाइम पे एसी में यख हो रहा होता है, मतलब यख तरीन हो रहा होता है, मतलब कि बंद करना पड़ रहा होता है। आज मुझे लग रहा है कि मुझे लगी या वैसे ही है गर्मी बाहर है ना। कितना टेम्परेचर होगा बाहर, क्या आ रहा है? 94 कितना सेल्सियस में बताओ ना यार। थर्टी सिक्स आ रहा है, यहाँ 36 आ रहा है। अच्छा, ये आपको सबके फंक्शंस याद हैं? हर एक जगह का एक अलग फंक्शन था, और क्या था? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारे पास क्या चीज़ होती है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म की प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एपिडिडिमिस के अंदर स्पर्म्स क्या होते हैं? मेच्योर, तो हम कह सकते हैं मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स। फिर यहाँ पे क्या होता है, जब स्पर्म्स मेच्योर हो जाते हैं तो फिर क्या होती है इसकी स्टोरेज, और स्टोरेज के बाद ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्सेज या एक्टिविटीज़ इन स्पर्म्स को जब बॉडी से बाहर आना हो तो इजैकुलेशन, मतलब कि रिमूवल और द एक्सक्रीशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव मटेरियल। इजैकुलेशन ऑफ द वो मेल रिप्रोडक्टिव मटेरियल क्या है? सीमेन। सीमेन इनक्लोजेस, सीमेन के ही अंदर क्या मौजूद होते हैं? असल में स्पर्म्स होते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं है। यूरेथ्रा इज यूज एज अ कॉमन पैसेजवे, पता है ना आपको, फॉर स्पर्म्स एज वेल एज फॉर द यूरिन। इसका मतलब यूरेथ्रा इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यस और नो? ट्रू और फॉल्स? यूरेथ्रा इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है यार, आज से नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। मतलब जो है ना वो मम्मम नहीं पिया हुआ है हमने अभी तक, हम घर जाके पियेंगे मम्मम। नींद आ रही है। यस, ट्रू और फॉल्स? And urethra is a part of female reproductive system. True or false? False. Well, urethra is not a part of female reproductive system, and urethra is a part of male reproductive system. Yes, you guys are right. But those who are not confident enough, they need to study. ठीक है, तो why? Because of this statement, ना ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कोई एक अलग से और कोई पैसेज भी नहीं है यूरिन के अलावा, स्पर्म भी कहीं और से अलग जगह से एक्सक्रीट हो। इवेंचुअली स्पर्म यानी कि रिलीज़ करना या यूरिन एक्सक्रीट आउट होना, दोनों के लिए रास्ता एक ही है। सो ऑल्दो जब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो वो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है यूरेथ्रा, मगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम्स में आपको हमेशा यूरेथ्रा लिखा हुआ मिलता है। वजह यह है कि इट इज़ जस्ट वेरी मच क्लोजली लोकेटेड नियर टू विजाइनल ओपनिंग। तो विजाइना एंड यूरेथ्रल ओपनिंग्स आर वेरी साइड टू साइड एंड लाइक साइड वेज फॉर एग्जाम्पल। सो इसीलिए वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको मिलेगा। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि कैन बोथ द थिंग्स कैन पास the duct and pass the urethra at the same time or simultaneously? Same time? Well, only one thing can pass through at one time? Yes. Why and how? जी सवाल पूछो, सवाल हो जाए यहाँ पे।
तो आसान कर दिया मैंने जवाब आपका। जवाब चाहिए। सवाल समझ में आ रहा है आपको? Which nervous system controls the ejaculation and urination in the body? नहीं, सवाल समझ में आया आपको? सवाल समझ में आ गया? सिंपल सा है। नर्वस सिस्टम कौन सा होता है जो कंट्रोल करता है इजैकुलेशन को, और वो कौन सा जो कंट्रोल करता है इसको, यूरिनेशन। है, ये आप जवाब ढूंढ के मुझे बता दीजिएगा जब तक हम आगे बढ़ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ये बतानी थी कि वी डू हैव सम ग्लैंड्स एज वेल विच आर द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें कौन कौन सा आ जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, और काउपर्स ग्लैंड आता है, और यूरेथ्रो बल्बस ग्लैंड आ जाता है। ये सारे ग्लैंड्स का यूजुअली काम क्या है कि दे यूजुअली हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। एक और सवाल पूछूं? पता है नहीं? चलो अच्छी बात है। तो नॉर्मली मेल बेबी बॉयज़ के अंदर जो टेस्टिकल्स हैं, दे आर नॉट इन द स्क्रोटम, they are supposed to descend out of the abdominal cavity into the scrotum right just at the moment of birth and right after immediate of their birthplace. Soon after जैसी इनकी पैदाइश होती है तो उसके बाद जो टेस्टिस असल में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं वो डिसेंड कर जाते हैं स्क्रोटम के अंदर, हैंगिंग पोजीशन के अंदर। स्क्रोटम का एक सैक है ना, उसके अंदर टेस्टिकल्स आके गिर जाते हैं। तो यूजुअली वो ऐसा क्यों होता है? नॉर्मल है ये। जिसके टेस्टिकल्स अगर डिसेंड ना हो, फॉर एग्जांपल एक टेस्टिस डिसेंड हुआ, एक हुआ ही नहीं, वो भी इनफर्टाइल होगा, इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकता है आगे जाके। किसी बच्चे के दोनों टेस्टिकल्स डिसेंड नहीं हुए, वो भी इनफर्टिलिटी का शिकार होगा। तो उनकी बाज़ कुछ सर्जरीज करा के डिसेंड करवा लिया जाता है। हाँ, टेस्टिस बने ही ना हो, मौजूद ही ना हो, तो वो उसका मतलब है कि कुछ सिंड्रोम है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, कोई एबनॉर्मल डेवलपमेंट है वो, ठीक है। एनीवेज, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों डिसेंड आउट होता है? आपने सही जवाब दिया है कि स्पर्म फॉर्मेशन को कूलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और हमारे इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी का जो, या इंट्रा मतलब बॉडी जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली हायर है देन द आउटसाइड। वी हैव वार्म टेम्परेचर, लिटरली वी आर वार्म फ्रॉम इनसाइड। बॉडी कैविटीज हमारी गर्म होती हैं। तो जैसे ही हमारे बॉडी कैविटी से बाहर इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें स्पर्म बनाने का अमल में जाना होता है टेस्टिस को। उससे पहले तो उनको टेस्टिस को कोई स्पर्म नहीं बनाना। बाहर इसीलिए आते हैं ताकि वो स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म कर सकें, और स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए उन्हें कितना टेम्परेचर चाहिए था? 34, किताब में आपके लिखा हुआ है 34 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। मतलब 34 to 37 समवेयर इन द मिडल अगर है तब भी वो एक्सेप्टेबल है, अच्छा है। तो इट रिक्वायर्स अ स्लाइटली कूलर टेम्परेचर, ठीक है। नहीं समझ में आया? अच्छा, तो कोई सवाल आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से? और इसका जवाब भी दे दो। इसका जो एक का जवाब दे दिया, एक का ये वाला भी जवाब दे दो। दूसरा वाला पेज कहाँ से निकालो? कहाँ से स्टार्ट किया था?
इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। बशर्ते इतना रिजर्वायर हो आपके आइंस का ग्रेडियंट का कि वो इतना पोटेंशियल भी रखते हो कि प्रोड्यूस कर पाए। ये तो सब ले लीजिए ना आपने खुद ही कर लिया। भाई इसका जवाब दे के जाओ ना यार, ऐसा नहीं करो, जवाब दो ना। वही ढूंढ रहे, ये वाला पहला वाला जो सवाल लिखा है। आज डेट क्या है? 3 है। मैं बता दूं? चलो छोड़ो, खुद ही तुम लोग पढ़ के आना, मैं क्यों बता दूं। ओके सो हमारे पास ओवेरियन साइकिल, तो मैं क्या करूँ, कोई सी और बुक से पढ़ लो, जरूरी थोड़ी से सिंटेक्स बुक बोर्ड पढ़ना आता है। मिल गया? So what is an ovarian cycle? It is one of those regular interval changes which occur in the body of the female. रेगुलर बेसिस के ऊपर फीमेल की बॉडी में कुछ तब्दीलियां आने का नाम। ये तब्दीलियां कब से शुरू होती हैं और कब तक चलती हैं? अप्रॉक्सीमेटली 12वां साल होता है या 11वां, समटाइम्स 13वां, कोई भी एज हो सकती है जब ये तब्दीलियां आना शुरू हो। और ये तब्दीलियां कब तक चलती रहती हैं? टिल द स्टेज ऑफ मेनोपॉज, मेनोपॉज के स्टेज तक, विच अकर्स अप्रॉक्सीमेटली एट अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। ठीक है, बट नॉट कॉन्स्टेंट कि हर किसी के पास यही वैल्यू, यही एज के ऊपर मेनोपॉज हो। तो इस दौरान होता क्या है कि ये बेसिकली फीमेल की बॉडी के अंदर उनकी जो ओवरीज हैं वो एग oocytes प्रोड्यूस करती हैं। oocytes आगे जाके मेच्योर होते हैं और वो जाके एग बनते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला जो टाइम पीरियड है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एज है, इट इज़ द फर्टाइल टाइम पीरियड ऑफ द फीमेल। ये फर्टाइल टाइम विंडो होता है, मतलब यही वो पीरियड है कि जब द फीमेल कैन रिप्रोड्यूस, नॉट बिफोर और आफ्टर दैट, ना इससे पहले ना इसके बाद। इसके अंदर इस टाइम पीरियड में तकरीबन 200,000 oocytes प्रोड्यूस होते हैं। इस पूरी ज़िंदगी के इस सारे सालों में 200,000 oocytes फीमेल की ओवरी प्रोड्यूस करती है, जिसमें से आउट ऑफ विच
out of which only 450 of them can get mature. तो इसमें से जो 200,000 oocytes हैं उसमें से 450 मेच्योर हो पाते हैं. 450 मेच्योर होने के बाद 450 में से कितने यूटिलाइज हुए स्पर्म के साथ फ्यूज होने में, कितने नहीं हुए, कितने ज़ाया हो गए, कितने डीनेचर हो गए, कितने फंक्शनल इनएक्टिव हो गए. तो ये डिपेंडिंग अपॉन कभी कितने डिस्टर्ब हो गए बीच में दौरान में. तो ये उसके बाद ये उसका अमाउंट बनता है. समझ में आ रही, कुछ बातें नहीं आ रही. अल्लाह ये पूरी ज़िंदगी के बीच के हिस्से की कहानी बनाई है कि ओवरी के अंदर इतने सारे एग के सेल्स होते हैं. उन एग सेल्स में मेच्योर कितने हो पाते हैं? 450. अब हर साइकिल में हर एग थोड़ी स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता है. मैं तो 450 बच्चे पैदा कर लेते. ये देखो यही सोच रही थी, मुझे पता था कि नींद के अंदर की ये बच्ची यही सोच रही होगी. हमें पता लग गया, हम पहले ही देख के पहचान गए कि हम तभी हमने बोल दिया 450 बच्चे पैदा नहीं कर सकती. तो जरूरी थोड़ी उसके उसी 12वें साल में पहली बारी जब उसने एग प्रोड्यूस करना शुरू किया उसकी हम लोग शादी करा के स्पर्म के साथ फ्यूजन कराना शुरू कर देंगे भाई. तो ये कितने 450 में से भी कितने अरसे के बाद हमारे पास कौन से यूटिलाइज होंगे, कितने ज़्यादा फिर आगे जाके मेच्योर होता है. तो ये डिपेंड करता है. अब आ जाएं, व्हाट इज एन ईस्ट्रस साइकिल. ये क्या चीज़ है? तो भाई ईस्ट्रस साइकिल भी एक साइक्लिक चेंजेस ही का नाम है. मगर ये साइक्लिक चेंजेस किसकी बॉडी में हम पढ़ते हैं? एनिमल फीमेल की बॉडी में. ह्यूमन फीमेल में ओवेरियन साइकिल नाम दिया जाता है इन चीज़ों को, और इसको ईस्ट्रस साइकिल नाम दिया जाता है, जो कि मुख्तलिफ है थोड़ा सा. लेकिन जो ईस्ट्रस साइकिल है इसी दौरान जब फीमेल जब जिन लोगों ने कुत्ते बिल्ली वगैरह जानवर पाले हों तो एक ख़ास इनका टाइम होता है, इसको हीट की स्टेज बोलते हैं, हीट पीरियड बोलते हैं. जब उस फीमेल को मेटिंग कराना का टाइम आता है उसको हीट स्टेज कहते हैं. व्हेन शी वांट्स टू मेट विद एन अपोजिट सेक्स उसका हीट स्टेज आता है. उसी दौरान आता है ये कि जब उन जानवरों का वहाँ उस वक्त कोई ब्रीडिंग सीज़न ऑन गोइंग हो. और ब्रीडिंग सीजन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स का जो होता है वो एनुअली, मतलब सालाना, साल में एक दफ़ा या साल में 2 दफ़ा बाई एनुअली देखा जा सकता है. कैट की डिलीवरी हर हाँ होती होगी, मुझे 1.5 हफ्ते बाद. उसमें 450 हो सकता है. एग्जैक्टली हाँ, जल्दी हो जाता है. मैंने कहा मोस्टली कुछ ऐसे भी हमारे पास जानवर हैं जो कि एनुअल या बाई एनुअल करते हैं, लेकिन ब्रीडिंग सीजन हाँ तो बाई से तो बाई क्या है, ये तो बाई मतलब ट्राई और बदली किससे ज़्यादा हो गया. ये एवरी 2 वीकली बोल रहा है ना, 3 वीक, एवरी 2 to 3 वीक्स. तो हर एक तकरीबन आप समझें कि 3 महीने बाद वही बच्चा दे सकती है सुकून के साथ. हाँ मतलब एक वक्त में ऐसा देती भी ज़्यादा है. ये भी एक बात है ना कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज भी तो ज़्यादा है, 4-5 लोग, तभी आपको हर जगह बिल्लियाँ मिलती. ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी मेरे ख्याल से. नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा हम लोग पढ़ेंगे ओवेरियन साइकिल के. अभी आप लोग मेरे पास कब आएंगे?
ईद के बाद। तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। ईद ही चाहिए बेटा, फ्रेश नोट नहीं आ रहा है असल में ना यार। है कोई फ्रेश नोट वाला है कोई यहाँ पे? कोई दिलवा दे यार, मिल रहा है? दिलवा दे यार, घर पे चाहिए यार। नहीं आई एम सीरियस। तुम लोगों ने ले लिया बेटा ये तस्वीर ले ली? पहले मैं वॉइस रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।